हेलो फ्रेंड्स, आज हम द मौर्यन एम्पायर देखेंगे। मैं शिवम आईएएस एकेडमी से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हिस्ट्री में सब्जेक्ट देखेंगे द मौर्यन एम्पायर। मौर्यन एम्पायर में मौर्य राजवंश 322 से 185 ईसा पूर्व प्राचीन भारत का एक शक्तिशाली एवं महान राजवंश था। इसने 137 वर्ष भारत में राज्य किया। इसकी स्थापना का श्रेय चंद्रगुप्त मौर्य और उनके मंत्री कौटिल्य को दिया जाता है, जिन्होंने नंद वंश के सम्राट धनानंद को पराजित किया। मौर्य साम्राज्य के विस्तार एवं उसे शक्तिशाली बनाने का श्रेय सम्राट अशोक को जाता है। यह साम्राज्य पूर्व में मगध राज्य में गंगा नदी के मैदान, जो आज का बिहार एवं बंगाल से शुरू हुआ, और इसकी राजधानी पाटलिपुत्र जो आज के पटना शहर के पास है। चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व में इस साम्राज्य की स्थापना की और तेजी से पश्चिम की तरफ अपना साम्राज्य का विकास किया। 316 ईसा पूर्व तक मौर्य वंश ने पूरे उत्तरी पश्चिमी भारत पर अधिकार कर लिया था। चक्रवर्ती सम्राट अशोक के राज्य में मौर्य वंश का बेहद विस्तार हुआ। सम्राट अशोक के कारण ही मौर्य साम्राज्य सबसे महान एवं शक्तिशाली बनकर विश्व भर में प्रसिद्ध हुआ। फिर मगध पर विजय। इसके बाद भारत भर में जासूस गुप्तचर का एक जाल सा बिछा दिया गया, जिसे राजा के खिलाफ गद्दारी इत्यादि की गुप्त सूचना एकत्र करने में किया जाता था। और आपको बता दूं, ये गुप्तचर चंद्रगुप्त मौर्य के समय से शुरू हुआ था। यह भारत में शायद अभूतपूर्व था। एक बार ऐसा हो जाने के बाद उसने चंद्रगुप्त को यूनानी क्षत्रपों को मार भगाने के लिए तैयार किया। इस कार्य में उसे गुप्तचरों के विस्तृत जाल से मदद मिली। मगध के आक्रमण में चाणक्य ने मगध के गृह युद्ध को उकसाया। उसके गुप्तचरों ने नंद के अधिकारियों को रिश्वत देकर उन्हें अपने पक्ष में कर लिया। इसके बाद नंद शासक ने अपना पद छोड़ दिया और चाणक्य को विजयश्री प्राप्त हुई। नंद को निर्वासित जीवन जीना पड़ा, जिसके बाद उसका क्या हुआ यह अज्ञात है। चंद्रगुप्त मौर्य ने जनता का विश्वास भी जीता और इसके साथ उसको सत्ता का अधिकार भी मिला। तो इस तरह चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध पर विजय किया। उसके बाद आता है साम्राज्य विस्तार। उस समय मगध भारत का सबसे शक्तिशाली राज्य था। मगध पर कब्जा होने के बाद चंद्रगुप्त सत्ता के केंद्र पर काबिज हो चुका था। चंद्रगुप्त ने पश्चिमी तथा दक्षिणी भारत पर विजय अभियान आरंभ किया। इसकी जानकारी अप्रत्यक्ष साक्ष्यों से मिलती है। रुद्रदामन के जूनागढ़ शिलालेख में लिखा है कि सिंचाई के लिए सुदर्शन झील पर एक बांध पुष्यगुप्त द्वारा बनाया गया था। पुष्यगुप्त उस समय अशोक का प्रांतीय राज्यपाल था। चंद्रगुप्त ने सिकंदर जैसे अलेक्जेंडर के सेनापति सेल्यूकस को 305 ईसा पूर्व में हराया था। ग्रीक विवरण इस विजय का उल्लेख नहीं करते हैं, पर इतना कहते हैं कि चंद्रगुप्त यूनानी स्रोतों में, जिसे सेंट्रोकस नाम से भी जाना जाता है, और सेल्यूकस के बीच में एक संधि हुई थी, जिसके अनुसार सेल्यूकस ने कंधार, काबुल, हेरात और बलूचिस्तान के प्रदेश चंद्रगुप्त को दे दिए थे। इसके साथ ही चंद्रगुप्त ने उसे 500 हाथी भेंट किए थे। चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को, इतना भी कहा जाता है, चंद्रगुप्त ने या उसके पुत्र बिंदुसार ने सेल्यूकस की बेटी से वैवाहिक संबंध स्थापित किया था। सेल्यूकस ने मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त के दरबार में राजदूत के रूप में भेजा था। सेल्यूकस ने मेगास्थनीज को। तो इस तरह साम्राज्य विस्तार हुआ था। उसके बाद आते बिंदुसार। चंद्रगुप्त के बाद उसका पुत्र बिंदुसार सत्तारूढ़ हुआ। दक्षिण की ओर साम्राज्य विस्तार का श्रेय बिंदुसार को दिया जाता है। जैन परंपरा के अनुसार उसकी मां का नाम दुर्धर था। पुराणों में वर्णित बिंदुसार ने 25 वर्षों तक शासन किया था। उसे अमित्रघात, ये एग्जाम में आता है, अमित्रघात, ठीक है, दुश्मनों का संहार करने वाला अमित्रघात की उपाधि भी दी जाती है, जैसे यूनानी ग्रंथों में अमित्रोच्चटस का नाम दिया जाता है। बिंदुसार आजीविक धर्म को मानता था। उसने एक यूनानी शासक से सूखी अंजीर, मीठी शराब व एक दार्शनिक की मांग की थी। ये आप देख सकते हो, चंद्रगुप्त एंड बिंदुसार कॉन्क्वेस्ट। पूरा साम्राज्य चंद्रगुप्त एंड बिंदुसार ने अपने कवर में किया था। चक्रवर्ती सम्राट अशोक का राज्य देखेंगे अब हम। सम्राट अशोक भारत के ही नहीं बल्कि विश्व के इतिहास के सबसे महान शासकों में से एक है। कई विद्वान तो सम्राट अशोक को विश्व इतिहास के सबसे सफल शासक भी मानते हैं। अपने राजकुमार के दिनों में उन्होंने उज्जैन तथा तक्षशिला के विद्रोहों को दबा दिया था।
जब वो राजकुमारी थे तभी उन्होंने उज्जैन तथा तक्षशिला के विद्रोह को दबा दिया था, पर कलिंग की लड़ाई उनके जीवन में एक निर्णायक मोड़ साबित हुई और उनका मन युद्ध में हुए नरसंहार से ग्लानि से भर गया। उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया तथा उसके प्रचार के लिए बहुत कार्य किए। सम्राट अशोक को बौद्ध धर्म में उपगुप्त ने दीक्षित किया था। आपको याद रखना होगा, सम्राट अशोक को बौद्ध धर्म में उपगुप्त ने दीक्षित किया था। उन्होंने देवनाम प्रिय, प्रियदर्शी जैसी उपाधि धारण की। सम्राट अशोक के शिलालेख तथा शिलोत्कीर्ण उपदेश भारतीय उपमहाद्वीप में जगह जगह पर पाए गए हैं। उसने धर्म का प्रचार करने के लिए विदेशों में भी अपने प्रचारक भेजे थे। जिन जिन देशों में प्रचारक भेजे गए उनमें सीरिया तथा पश्चिम एशिया का एंटियोकस थियोस, मिस्र का टोलेमी फिलोडेलस, मकदूनिया का एंटिगोनस गोनातस, साइरिन का मेगास तथा एपाइरस का अलेक्जेंडर शामिल थे। अपने पुत्र महेंद्र को उन्होंने राजधानी पाटलिपुत्र से श्रीलंका जलमार्ग से रवाना किया। ये याद रखना होगा, महेंद्र को उन्होंने राजधानी पाटलिपुत्र से श्रीलंका जलमार्ग से रवाना किया। पटना पाटलिपुत्र का ऐतिहासिक महेंद्र घाट उसी के नाम पर नामाकृत है। युद्ध से मन उब जाने के बाद भी सम्राट अशोक ने एक बड़ी सेना को बनाए रखा था। ऐसा विदेशी आक्रमण से साम्राज्य के पतन को रोकने के लिए आवश्यक था। प्रशासन के बारे में बात करें तो आप देख सकते हो, मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र आधुनिक पटना थी। इसके अतिरिक्त साम्राज्य का प्रशासन के लिए 4 और प्रांतों में बांटा गया था। पूर्वी भाग की राजधानी तौसली थी, तो दक्षिणी भाग की सुवर्णगिरी। याद रखना होगा, राजधानी तौसली थी पूर्वी भाग की, दक्षिणी भाग की सुवर्णगिरी। इसी प्रकार उत्तरी तथा पश्चिमी भाग की राजधानी क्रमशः तक्षशिला उत्तर की और उज्जैन जो पश्चिम भाग की राजधानी थी। राज्य के प्रांत पालो कुमार होते थे जो स्थानीय प्रांतों के शासक थे। कुमार की मदद के लिए हर प्रांत में एक मंत्री परिषद तथा महामात्य होते थे। रज्जुक जिसे कहते थे, जमीन को मापने का काम करना वो रज्जुक करते थे। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई गांव थी जिसका प्रधान ग्रामिक कहलाता था। तो जमीन को मापने का काम रज्जुक करते थे और प्रशासन की सबसे छोटी इकाई गांव थी और जिसका प्रधान ग्रामिक कहलाता था। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में नगरों के प्रशासन के बारे में एक पूरा अध्याय लिखा है। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखा है जिसमें प्रशासन के बारे में लिखा गया है। मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन किया है। उसके अनुसार पाटलिपुत्र नगर का शासन एक नगर परिषद द्वारा किया जाता था जिसमें 30 सदस्य थे। ठीक है, पाटलिपुत्र नगर का शासन एक नगर परिषद द्वारा किया जाता था जिसमें 30 सदस्य थे। ये 30 सदस्य 5-5 सदस्यों वाली 6 समितियों में बटे होते थे। प्रत्येक समिति का कुछ निश्चित काम होता था। प्रशासन में ही अब देखेंगे पहली समिति का काम औद्योगिक तथा कलात्मक उत्पादन से संबंधित था। इसका काम वेतन निर्धारित करना था तथा मिलावट भी रोकना था। अब आपको हम दिखा दें यहाँ पर कि दूसरी समिति पाटलिपुत्र में बाहर से आने वाले लोगों को, खासकर विदेशियों के मामले में देखती थी। तीसरी समिति का ताल्लुक जन्म तथा मृत्यु के पंजीकरण से था। चौथी समिति व्यापार तथा वाणिज्य का नियमन करती थी। इसका काम निर्मित माल की बिक्री तथा पण्य पर नजर रखना था। पांचवी माल के विनिर्माण पर नजर रखती थी। तो छठी का काम कर वसूलना था। इस तरह की अलग अलग समितियां होती थी। नगर का प्रमुख अधिकारी नागरक कहलाता था। आपको याद रखना होगा, नागरक। कौटिल्य ने नगर प्रशासन में कई विभागों का भी उल्लेख किया है जो नगर कई कार्यकलापों को नियमित करते थे, जैसे लेखा विभाग, राजस्व विभाग, खान तथा खनिज विभाग, रथ विभाग, सीमा शुल्क और कर विभाग। मौर्य साम्राज्य के समय एक और बात जो भारत में अभूतपूर्व थी वो मौर्यों का गुप्तचर जाल, जो मैंने आगे भी बताया आपको। मौर्यों का गुप्तचर जाल। भारत में सर्वप्रथम मौर्य वंश के शासनकाल में ही राष्ट्रीय राजनीतिक एकता स्थापित हुई थी। राष्ट्रीय राजनीतिक एकता। मौर्य प्रशासन में सत्ता का सुदृढ़ केंद्रीयकरण था, परंतु राजा निरंकुश नहीं था। मौर्य काल में गणतंत्र का ह्रास हुआ और राजतंत्रात्मक व्यवस्था सुदृढ़ हुई। राजतंत्रात्मक व्यवस्था। कौटिल्य ने राज्य सप्तांक सिद्धांत निर्दिष्ट किया था जिनके आधार पर मौर्य प्रशासन और उसकी गृह तथा विदेश नीति संचालित होती थी। राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, सेना और मित्र ये सब उस मौर्य प्रशासन में थे। अब आप देखेंगे आर्थिक स्थिति। इतने बड़े साम्राज्य की स्थापना एक
परिणाम ये हुआ कि पूरे साम्राज्य में आर्थिक एकीकरण हुआ। पूरा भारत एक ही छतरी के नीचे आ गया था। किसानों को स्थानीय रूप से कोई कर नहीं देना पड़ता था, हालांकि इसके बदले उन्हें कड़ाई से कर वाजिब मात्रा में कर केंद्रीय अधिकारियों को देना पड़ता था। उस समय की मुद्रा पण थी, ये आपको याद रखना होगा। उस समय की मुद्रा पण थी। अर्थशास्त्र में इन पणों के वेतनमानों का भी उल्लेख मिला है। न्यूनतम वेतन 60 पण जो चांदी के बने हुए होते थे, जबकि अधिकतम वेतन 48,000 पण था। ये आर्थिक स्थिति के बारे में बताता है। अब हम आएंगे धार्मिक स्थिति। धार्मिक स्थिति के बारे में बात करें तो 6ठी सदी ईसा पूर्व, मौर्यों के उदय के कई 200 वर्ष पूर्व तक भारत में धार्मिक संप्रदायों का प्रचलन था। ये सभी धर्म किसी न किसी रूप में वैदिक प्रथा से जुड़े थे। 6ठी सदी ईसा पूर्व में 62 संप्रदायों के अस्तित्व का पता चलता है, जिसमें बौद्ध तथा जैन संप्रदाय का उदय कालांतर में अन्य की उपेक्षा अधिक हुआ। मौर्यों के आते आते बौद्ध तथा जैन संप्रदायों का विकास हो चुका था। उधर दक्षिण में शैव तथा वैष्णव संप्रदाय भी विकसित हो रहे थे। आपने आगे देखा, चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन अपनाया था, अशोक ने बौद्ध और बिंदुसार ने आजीविक। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना राज सिंहासन त्याग कर जैन धर्म अपना लिया था। ऐसा कहा जाता है कि चंद्रगुप्त ने अपने गुरु जैन मुनि भद्रबाहु, नाम याद रखना होगा, जैन मुनि भद्रबाहु के साथ कर्नाटक के श्रवणबेलगोला, स्थल का भी नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, में सन्यासी के रूप में रहने लगे थे। इसके बाद शिलालेखों में भी ऐसा पाया जाता है कि चंद्रगुप्त ने उसी स्थान पर एक सच्चे निष्ठावान जैन की तरह आमरण उपवास करके दम तोड़ा था। माने अन्न जल त्याग करके उन्होंने आमरण उपवास करके दम तोड़ा था। वहाँ पास में ही चंद्रगिरी नाम की पहाड़ी है, जिसका नामकरण शायद चंद्रगुप्त के नाम पर ही किया गया था। तो इस तरह हमें उनकी धार्मिक स्थिति के बारे में पता चलता है। अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपना लिया था। इसके बाद उसने धम्म के प्रचार में, ये शब्द बहुत बार आता है, धम्म के प्रचार में अपना ध्यान लगाया था। यहाँ धम्म का मतलब कोई धर्म या मजहब या रिलीजियन न होकर नैतिक सिद्धांत, ये शब्द याद रखना है आपको, नैतिक सिद्धांत था। उस समय न तो इस्लाम का जन्म हुआ और ना ही ईसाइयत का, अतः वे नैतिक सिद्धांत उस समय बाहर के किसी धर्म का विरोध करना नहीं होकर मनुष्य को एक नैतिक नियम प्रदान करना था। अपने दूसरे शिलालेख में उसने लिखा है, धम्म क्या है? अल्प दुष्कर्म तथा अधिक सत्कर्म, रोष, निर्दयता, क्रोध, घमंड तथा ईर्ष्या जैसी बुराइयों से बचना, दया, उदारता, सच्चाई, संयम, सरलता, हृदय की पवित्रता, नैतिकता, आसक्ति और आंतरिक तथा बाह्य पवित्रता आदि सदाचारों का पालन, जिसे धम्म कहते हैं। बौद्ध धर्म को अपनाने के बाद इसको जीवन में उतारने की भी कोशिश की अशोक ने। उसने शिकार करना और पशुओं की हत्या करना छोड़ दिया तथा मनुष्यों तथा जानवरों के लिए चिकित्सालयों की स्थापना कराई। उसने ब्राह्मणों तथा विभिन्न धार्मिक पंथों के सन्यासियों को उदारतापूर्वक दान दिया। इसके अलावा उसने आराम गृह, धर्मशाला, कुएं, बावरियां का भी निर्माण कार्य करवाया। उसने धर्म महामात्र, ये शब्द नाम याद रखना आप, धर्म महामात्र नाम के पद वाले अधिकारियों की नियुक्ति की, जिनका काम आम जनता में धम्म का प्रचार करना था। उसने विदेशों में भी अपने प्रचारक दल भेजे। पड़ोसी देशों के अलावा मिस्र, सीरिया, मकदूनिया जिसे यूनान कहते हैं, साइरीन तथा एपाइरस में भी अपने धर्म प्रचारकों को भेजा। हालांकि अशोक ने खुद बौद्ध धर्म अपना लिया था, पर उसने अन्य संप्रदायों के प्रति भी आदर का भाव रखा तथा उनके विरुद्ध किसी कार्यवाही की उल्लेख नहीं मिलता है। तो ये हम उनका धार्मिक स्थिति देखा। अब हम सैन्य व्यवस्था देखेंगे। सैन्य व्यवस्था 6 समितियों में विभक्त सैन्य विभाग द्वारा निर्दिष्ट थी। 6 समितियां थी। प्रत्येक समिति में 5 सैन्य विशेषज्ञ होते थे, जैसे पैदल सेना, अश्व सेना, गज सेना, रथ सेना तथा नौ सेना की व्यवस्था थी। पैदल, अश्व, गज, रथ तथा नौसेना। सैनिक प्रबंध का सर्वोच्च अधिकारी अंतपाल कहलाता था। नाम याद रखना होगा, अंतपाल। सैनिक प्रबंध का सर्वोच्च अधिकारी जिसे अंतपाल कहते थे। यह सीमांत क्षेत्रों का भी व्यवस्थापक होता था। मैगस्थनीज के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की सेना 6 लाख पैदल
सैनिक थे, 50,000 अश्वारोही थे, 9,000 गज सेना थी हाथी तथा 800 रथों से सुसज्जित अजेय सैनिक थे। तो ये उनकी मौर्य साम्राज्य की सैन्य व्यवस्था थी। अब हम देखेंगे प्रांतीय प्रशासन। चंद्रगुप्त मौर्य ने शासन संचालन को सुचारू रूप से चलाने के लिए 4 प्रांतों में विभाजित कर दिया था, जिन्हें चक्र कहा जाता था, इसलिए उन्हें चक्रवर्ती राजा कहते थे, चक्र कहा जाता था। इन प्रांतों का शासन सम्राट के प्रतिनिधि द्वारा संचालित होता था। सम्राट के प्रतिनिधि। अशोक के काल में प्रांतों की संख्या 5 हो गई थी। 4 चंद्रगुप्त मौर्य में थी और 5 अशोक के समय में थी। ये प्रांत थे प्रांत राजधानी प्राची, जो मध्य प्रदेश में है, जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी, उत्तरापथ, जिसकी राजधानी तक्षशिला, दक्षिणापथ सुवर्णगिरी, अवंती राष्ट्र उज्जैनी और कलिंग की राजधानी थी तोसली। प्रांतों माने चक्रों का प्रशासन राजवंशीय कुमार, जिसे आर्यपुत्र नामक पदाधिकारियों द्वारा होता था। तो इस तरह उनका प्रांतीय शासन था। आगे हम और देखेंगे। कुमारा भाष्य की सहायता के लिए, कुमारा भाष्य की सहायता के लिए प्रत्येक प्रांत में महापात्र नामक अधिकारी होते थे। शीर्ष पर साम्राज्य का केंद्रीय विभाग तत्पश्चात आहार विषय में विभक्त था। ग्राम प्रशासन की निम्न इकाई थी, ग्राम प्रशासन की निम्न इकाई, जिसे अभी भी ग्राम पंचायत जैसे होती है। 100 ग्राम के समूह को संग्रहण कहा जाता था। जब 100 ग्राम इकट्ठे होते थे तो उनको संग्रहण कहा जाता था। आहार विषयपति के अधीन होता था। जिले के प्रशासनिक अधिकारी स्थानिक था। गोप 10 गांव की व्यवस्था करता था। गोप जो है वो 10 गांव की व्यवस्था करता था। अब नगर प्रशासन देखते हैं। मेगास्थनीज के अनुसार मौर्य शासन की नगरीय प्रशासन 6 समिति में विभक्त थी, जिसमें प्रथम समिति देखेंगे हम, जिसका काम था उद्योग शिल्पों का निरीक्षण करना। द्वितीय समिति विदेशियों की देखरेख। तृतीय समिति जनगणना। चतुर्थ समिति व्यापार और वाणिज्य की व्यवस्था। पंचम समिति विक्रय की व्यवस्था निरीक्षण और षष्ठ समिति बिक्री कर व्यवस्था। तो इस तरह 6 समितियां होती थी। नगर में अनुशासन बनाए रखने के लिए अपराधों पर नियंत्रण रखने हेतु पुलिस व्यवस्था, जिसे रक्षित कहा जाता था। यूनानी स्रोतों से ज्ञात होता है कि नगर प्रशासन में 3 प्रकार के अधिकारी होते थे। एग्रोनोई जिलाधिकारी जिसे कहते हैं, एंटीनोमोई नगर आयुक्त और सैन्य अधिकार। मौर्य शासन का पतन जो हुआ उसके कई भिन्न भिन्न कारण हैं। मौर्य सम्राट की मृत्यु 237 से 236 ईसा पूर्व के उपरांत लगभग 2 सदियों 322 से 184 ईसा पूर्व से चले आ रहे शक्तिशाली मौर्य साम्राज्य का विघटन होने लगा था। अंतिम मौर्य सम्राट नाम याद रखना जरूरी है, बृहद्रथ। अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ, जिसकी हत्या उसी के सेनापति पुष्यमित्र श्रृंग ने कर दी थी, और उसके बाद सिंह वंश की शुरुआत हुई थी। इससे मौर्य साम्राज्य समाप्त हुआ। पतन के कारण अलग अलग है। अयोग्य एवं निर्बल उत्तराधिकारी कहते हैं, प्रशासन का अत्यधिक केंद्रीकरण, राष्ट्रीय चेतना का अभाव, आर्थिक एवं सांस्कृतिक असमानताएं, प्रांतीय शासकों के अत्याचार एवं करों की अधिकता, ये पतन के विभिन्न कारण है। लेकिन विभिन्न इतिहासकारों ने भी मौर्य वंश का पतन के लिए भिन्न भिन्न कारण का उल्लेख किया है। हरप्रसाद शास्त्री कहते हैं कि धार्मिक नीति, जो ब्राह्मण विरोध नीति के कारण इस मौर्य साम्राज्य का वो हुआ। फिर कहते हैं हेमचंद्र राय चौधरी ये कहते हैं कि सम्राट अशोक की अहिंसक एवं शांतिप्रिय नीति के कारण मौर्य वंश का पतन हुआ। डी कौशाम्बी कहते हैं कि आर्थिक संकटग्रस्त व्यवस्था का होना। डी.एन. झा कहते हैं निर्बल उत्तराधिकारी, और रोमिला थापर मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए केंद्रीय शासन अधिकारी तंत्र का अव्यवस्था एवं अप्रशिक्षित होना। तो ये मौर्य वंश के पतन के विभिन्न कारण जो अलग अलग इतिहासकारों ने उल्लेख किए हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।